नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के बाजार का पूरा आकलन करके हम आपकी कल के बाजार की खास तैयारी कराते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स आपके सवालों के जवाब देते हैं। हम आपके सवालों को अलग अलग प्लेटफॉर्म से यहां पर लेकर आते हैं। तो सवाल पूछने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर जाकर भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। यही नहीं, इस शो को देखते हुए यूट्यूब पर, याद रखिए, जी हां, ध्यान से सुनिए, यूट्यूब पर इस शो को देखते हुए लाइव कमेंट करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जो आपने सवाल भेजे हैं उन्हें भी हम अपने शो में शामिल करें। और कल की खास तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में। और सबसे पहले बाजार की इस चाल पर एक नजरिया कुणाल मैं आपसे लूंगा। आज जिस तरह से बाजार ने अपना रुख दिखाया, अपना कह सकते हैं कि एक सरप्राइज भी रहा, और उन सब के बीच में बाजार ने किसी तरह से निराश नहीं किया। थोड़ी बहुत जो कंसोलिडेशन की उम्मीद थी उस तरह का बाजार में कंसोलिडेशन नजर आया। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो बाजार से सरकारी शेयर हो या कई और सेगमेंट, वहां से शानदार संकेत मिलते हुए। अब बाजार को यहां से कैसे देख रहे हैं आपको एंड विवेक जी को। नाउ बाजार की अगर बात करें तो एक ऑल टाइम हाई बना लिया है बाजार ने। अभी हर एक दिन ऐसा होगा कि बाजार नए हाई बनाते जाएगा। अनचार्टेड टेरिटरी में बाजार है। प्लस अगर आप देखो तो टेक्निकल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है, तो लाइकली चांसेस है कि यहाँ से एक अच्छी खासी मोमेंटम और यहाँ से एक्सटेंड होती हुई हमें देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, अगर आप कुछ लार्ज कैप स्टॉक की बात करो, जैसे अगर मैं नाम गिनाऊं तो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, कुछ आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं जहां पे अभी भी एक अच्छी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से रख सकते हैं। एंड जो अभी अच्छे खासे सपोर्ट पे है, तो कहीं ना कहीं उनका भी आने वाले दिनों में एक सपोर्ट बाजार को मिल सकता है। उसके बेस पे 22,650 एंड 30,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे ये जो हम लेवल की बातें करते हैं 22,650, 30,000, नाउ ये फॉर्मेशन ब्रेकआउट होने के बाद ये तो मिनिमम टारगेट है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन इससे इससे भी ऊपर के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, जिस हिसाब से निफ्टी ने पिछले 3-4 महीनों में जो हमें रिटर्न दिखाया है। तो व्यू अभी पॉजिटिव साइड का ही है। इमीडिएट 22,650 है, जैसे वो ब्रेक होता है 23,000 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। इंडेक्स पर नजरिया। मैं विवेक आपके पास भी आना चाहूंगा। आप जरा बताइए, अगर कल के नजरिए से बाजार में कुछ भापना हो तो किन सेक्टर पर आप दाम लगाना चाहेंगे या जिन पर आपकी पैनी नजर होगी? प्रशांत, देखिए अभी बाजार में ऐसे हो रहा है कि ऑलरेडी हम लोग एक ऊपरी स्तरों पे है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होकर रखा है कि अब कौन से सेक्टर में आपको सेफ्टी भी ज्यादा मिले। तो मुझे लगता है कि सही में अगर आपको मतलब सावधानी से और रिटर्न्स भी बनाने हो, तो आज भी मुझे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर बाजार में कोई भी तरह का मतलब दुर्घटना घटे, तो ये सेक्टर ऐसा है जो बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पे मैं बुलिश हूँ। और दूसरा है फार्मा। तो फार्मा भी एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर अभी तक रहा है। मुझे लगता है कि ये दो सेक्टर आपको रिटर्न्स दे सकते हैं। और बाकी सेक्टर्स का ऐसे है कि देखिए अब इलेक्शन तक थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहेगा बाजार, और एक दिन तेजी एक दिन मंदी आती रहेगी। लेकिन आपको अगर स्ट्रक्चरली थोड़ा सा टाइम देते हो, तो ये दो सेक्टर में आपको ज्यादा सेफ्टी मिलेगी। ये तो मेरा वापस मैं रिपीट करता हूँ। एक तो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, और दूसरा है फार्मा। और एक और सेक्टर है जो अब तक बहुत अंडर परफॉर्म किया है, और मुझे लगता है कि इसमें एक टर्न अराउंड आ सकता है। अब ये टर्न अराउंड इमीडिएटली आएगा या 2-3 महीने बाद आएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन वो है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो स्पेशलिटी केमिकल्स भी देखिए, ये थोड़ा सा आपको फार्मा से भी रिलेटेड हो जाएगा। तो वहां पे
सारे के सारे स्टॉक्स अभी भी मतलब एकदम नीचे के स्तरों पे ही है, तो हो सकता है कि वहां पे आपको एक रिटर्न देखने को मिले। साइकिल अगर टर्न होगा तो बहुत तेजी से भी मिल सकता है। ये विस्तृत नजरिया एक तरफ से हमने दिया आपको इंडेक्स पर, और दूसरी ओर हमने आपको बताया कि आखिर कौन से सेक्टर हैं जो इस बाजार में भी चमकते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और फटाफट से आपके सवालों को शामिल करते हैं। मनदीप सिंह का सवाल यूट्यूब के जरिए हमारे पास आया है और इनका सवाल कोचीन शिपयार्ड पे है। 30 शेयर इनके पास कोचीन शिपयार्ड के हैं। 900 के भाव पे इन्होंने लिया है, थोड़ा ऊपरी स्तरों पे इनकी खरीदारी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि स्टॉक में तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। पिछले 5 दिनों में भी देखें तो स्टॉक में लगभग 3% से ज्यादा की 3.25% की तेजी नजर आई है। हालांकि पिछले 1 महीने में थोड़ा बहुत बाजार में इस स्टॉक में करेक्शन भी नजर आया है। विवेक, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। कोचीन शिपयार्ड क्या नजरिया बन रहा है? देखिए प्रशांत, अगर आप इसको कंपेयर करो गोल्ड गार्डन रीच से, जो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि इसी तरह की कंपनी है, तो वैल्यूएशन वाइज कोचिन शिपयार्ड मेरे को थोड़ा सा महंगा दिखता है। अब इतना भी महंगा नहीं है कि आप इसको बेच के इमीडिएटली निकल जाओ। मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए और थोड़ा सा इसको आपको समय देना पड़ेगा। अब जैसे थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां पे आपको तेजी और मंदी दोनों ही देखने को मिलेगी इलेक्शन रिजल्ट्स तक। तो उसमें डिफेंस प्ले भी एक सेक्टर है। तो कोचिन शिपयार्ड आज के दिन आप एक तो शिप रीबिल्डिंग का बिजनेस है और डिफेंस से भी ये कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि आपको मिल जाएगा आपका भाव, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसको टाइम दीजिए, होल्ड कीजिए। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली वैल्यूएशन थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है, इसके लिए थोड़ा धीरे जाएगा। नजरिया कोचीन शिपयार्ड पे। बढ़ते आगे, सुधीर कुमार हैं, यूट्यूब के जरिए ही इनका सवाल हमारे पास आया है। हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे थे तो साउथ इंडियन बैंक पे इनका सवाल है। 250 स्टॉक्स हैं, 34 रुपए के भाव पे इन्होंने साउथ इंडियन बैंक में एंट्री की हुई है। लेकिन इनके स्टॉक पर भी दबाव हम साफ तौर पर देख सकते हैं और आज तो लगभग 2.25% से ज्यादा ये टूटा हुआ है। चलिए इस पर राय लेते हैं। कुणाल, बताइए साउथ इंडियन बैंक का आपका नजरिया। वेल 34 के अराउंड की खरीदारी है एंड स्टॉक अभी 3140 के पास है। टाइमिंग स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है 30 के स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। अगर 30 काउंटर ब्रेक करता है तो डाउन साइड में पॉसिबिलिटीज 25 टू 24 तक की भी है। तो पोजीशन को होल्ड करके चलिए विद स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ 30। या फिलहाल साउथ इंडियन बैंक पर। और बढ़ते हैं आगे, अगले जो दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं। कमलेश हैं, श्री रेणुका शुगर के इनके पास 100 शेयर हैं और 44 रुपए के आसपास इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि इनके भाव से स्टॉक ऊपर, और आज तो हमने देखा कि जो शुगर शेयर हैं वहां पर अच्छी खासी तेजी नजर आई। त्रिवेणी शुगर लगभग 7.5% ऊपर बंद हुआ। उत्तम शुगर हम देखें तो ये लगभग 6.25% तक भागा। डालमिया भारत में भी लगभग 2.5% की तेजी नजर आई। बलरामपुर चीनी भी भागा और त्रिवेणी शुगर में भी आपने देखा कि जबरदस्त तेजी नजर आई। लेकिन इनका श्री रेणुका शुगर पे सवाल है, 44 रुपए की खरीद है। विवेक, बताइए क्या है आपका नजरिया? देखिए काफी टाइम से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है और उसके कारण भी है। कंपनी आज के दिन ये हो रहा है कि वापस, क्योंकि इलेक्शंस का सीजन है, तो इनको हमने ऑलरेडी देखा हुआ कि कुछ कुछ नियम सरकार ऐसे बदलती जा रही है जहाँ पे शुगर के दाम नहीं बढ़े, मतलब चीनी के दाम नहीं बढ़े, क्योंकि एक पॉलिटिकल कमोडिटी भी होती है। अब शुगर सेक्टर पे मैं ओवरऑल बहुत बुलिश हूँ और पर्टिकुलर रेणुका पे भी मैं बुलिश हूँ इसके लिए, क्योंकि एक तो देखिए इसमें शुगर बिजनेस जो है वो है ही, लेकिन ये आज के दिन देश की सबसे बड़ी एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है। मतलब आप अगर इसको रेणुका शुगर नहीं बोल के रेणुका बायोफ्यूल कंपनी भी बोल दो तो भी गलत नहीं होगा। तो एक तो फंडामेंटल्स इसका ऐसा है। दूसरा, जो अडानी विल्मर वाले विल्मर है, उनका मेजोरिटी स्टेक है कंपनी में, तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि एक एमएनसी कंपनी है। तो काफी दिक्कतों में थी कंपनी, अब धीरे धीरे ये फंडामेंटली स्ट्रांग बन रही है। मुझे लगता है कि जैसे ही शुगर पे थोड़ा सा ध्यान हटेगा सरकार का, ये वापस आपको स्टॉक 54 से लेके 55 दिखा देगा। तो होल्ड कीजिए, और इन केस कोई भी पैनिक में अगर 43 या 42 रुपया आता है तो इसको आपको एक्चुअली और भी लेना चाहिए। तो ये नजरिया
आपके इन स्टॉक पे श्री रेणुका शुगर्स पे विवेक जी की तरफ से आता हुआ। कुछ सवाल हम लाइव लेते हैं जो कि हमें कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे जो दर्शक हैं वो यूट्यूब पर पूछ रहे हैं। एक हैं रोशन शेनॉय, HEG लिमिटेड पे व्यू चाहते हैं, 1786 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। आशुतोष जालान है, HDFC बैंक पर व्यू चाहते हैं, 1541 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। और माइकल हैं जो कि GE शिपिंग पर राय चाहते हैं, 40 स्टॉक हैं इनके पास GE शिपिंग के, और इन्होंने 830 के भाव पे इस स्टॉक को खरीदा हुआ है। चलिए बारी बारी से इन सभी स्टॉक्स पर नजरिया देते हैं। सबसे पहले HEG पर राय दीजिए कुणाल जी। ये उन्होंने 1700 के ऊपर के भाव पे खरीदा है। कल HEG आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। स्टॉक ने अभी जो हाई बनाया है 1730 का, अराउंड उसका जो 200 SMA है हाली चार्ट पे, वही का रेजिस्टेंस फेस किया है, लेकिन लाइकली चांसेस है ये रेजिस्टेंस टूट सकता है। तो मैं यहाँ से और कुछ ऐड करने के लिए कहूंगा कि जैसे ही 1730 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है, नई पोजीशन आप फर्दर ऐड कर सकते हो। एंड ऊपर में हमें पहला टारगेट जो है वो 1900 का है, और जैसे 1900 ब्रेक करेगा 2000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। एक और स्टॉक है HDFC बैंक, 1541 की खरीद है। कुणाल? HDFC बैंक में मैं यहाँ से रिजर्व लेवल से खरीदारी करके चलने की सलाह दूंगा। 1350 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 1480 का पहला टारगेट है, और जैसे ही ये ब्रेक होता है हमें 1680 तक के भी लेवल HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो 1350 के एसएल के साथ नई पोजीशन यहाँ पे फर्दर ऐड करने की मेरी ओर से सलाह है। नजरिया HDFC बैंक पे कुणाल जी की तरफ से आता हुआ। चलिए विवेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक और सवाल हमारे दर्शक का है। GE शिपिंग पे 830 रुपए के भाव पे इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री की है। हालांकि इनके भाव से फिलहाल ये स्टॉक का ऊपर है। GE शिपिंग, आपका नजरिया क्या है फिलहाल? देखिए, आप अगर ओवरऑल शिपिंग स्पेस में देख लो तो आपको GE शिपिंग सबसे सस्ती कंपनी वैल्यूएशन वाइज मिल रही है। अब यहाँ से अगर दौड़ लगाना है कंपनी को और बाकी शिपिंग कंपनीज को भी, तो मुझे लगता है कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वहां पे आपको एक सुधार देखने को मिलना चाहिए पहले तो। अब ये जो रेड सी में हो रहा है उसकी दिक्कतें शिपिंग कंपनीज काफी फेस कर रही है, और कईयों का तो मतलब इंश्योरेंस कंपनीज भी रिफ्यूज कर रही है इनको इंश्योरेंस देने की। तो ऐसी आज दिक्कत है, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैंने कहा ये टेम्पररी इश्यूज है, और आगे चल के ई शिपिंग अच्छा करेगी, क्योंकि वैल्यूएशन आप अगर पूरे सेक्टर में देख लो तो सबसे सस्ता है। तो होल्ड करिए ये, और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, और जैसे ही कुछ भी सुधार देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा खासा रैली दिखा सकता है यहाँ से। शिपिंग पर बुलिश नजरिया इस वक्त विवेक जी का आता हुआ। एक सवाल और लेते हैं। प्रकाश कुमार का यूट्यूब के जरिए इन्होंने पूछा है, और इनका सवाल वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज पे है। शानदार लेवल्स पे एंट्री की है, 4050 के स्तर पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री की है, और 30 स्टॉक इनके पास हैं। शानदार मुनाफा इस वक्त होता हुआ। पिछले 5 दिनों में अगर हम देखें तो ये स्टॉक का लगभग 15% भाग चुका है। एक महीने में 44% से ज्यादा का रिटर्न इसने दिया है। विवेक, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज 4050 की खरीद, क्या है आपका नजरिया? देखिए प्रशांत, मुझे लगता है कि इसको आपको टेक्निकली ज्यादा ट्रेड करना चाहिए बगैर फंडामेंटल्स के, क्योंकि आप प्योर फंडामेंटल्स देखो तो काफी ओवर स्ट्रेच लग रहा है वैल्यूएशन। लेकिन जिस हिसाब से ये 5-5% सर्किट लगा रहा है, तो ये बहुत कहना मुश्किल है कि कहाँ जाके रुकने वाला है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, यही सबसे मुझे लगता है कि कुणाल इसमें हेल्प कर सकते हैं, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करना चाहिए। जरा आप नजरिया दीजिए वारी रिन्यूएबल पे। और वारी की बात करें तो वारी न्यारा है, ये स्टॉक के अभी अपर सर्किट लगी हुई है स्टॉक में 6433। और जैसा विवेक जी ने कहा है, मैं भी एक ट्रेल लेवल मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर टेक्निकल कहूँ तो अनचार्टेड टेरिटरी में है, ऑल टाइम हाई पे है। जितने भी लेवल के सारे लेवल स्टॉक ने ब्रेक कर दी है। वॉल्यूम अगर देखने जाए तो अच्छा वॉल्यूम है। सो यहाँ पे अगर मैं टारगेट की बात करूँ तो एक्सपर्ट एक्सटेंशन टारगेट जो आ रहा है 7100 7300 का है। लेकिन डेफिनेटली
एक ट्रेल एसएल मेंटेन करके चलने की सलाह है। अभी फिलहाल जो ट्रेल एसएल हम मेंटेन करके चलेंगे वो 5860 5860 का होगा। तो ये नज़रिया फिलहाल वारी रिन्यूएबल्स पे और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको विस्तृत व्यू इस पे दिया। चलिए अगले दर्शक हनी कटवानी हैं और इनका सवाल कोल इंडिया पे है। 52 शेयर इनके पास हैं और कोल इंडिया के इन्होंने ये जो शेयर्स हैं ये 412 रुपए पे इन्होंने कोल इंडिया में एंट्री ली हुई है। फिलहाल इनके भाव से ऊपर ये स्टॉक कोल इंडिया पर लगातार हम नज़रिया पहले भी देते रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या फ्रेश व्यू है वो समझते हैं। कुणाल आप ही बताइए, कोल इंडिया कैसा लग रहा है आपको? 412 की खरीद है। व्यू पॉजिटिव साइड है, साइडवेज रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 458 पे स्टॉक है। ऊपर में अगेन 480 और 480 जैसे ही ब्रेक करेगा 530 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नाउ अच्छे लेवल पे उन्होंने खरीदारी करके रखी है। मेरा व्यू यही है, होल्ड करके चलिए नीचे में 440 के एक ट्रेल एसएल के साथ। बने रहने की सलाह, आपको स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखें। बढ़ते आगे, सत्येंद्र कुमार हैं और इनका सवाल BML पे है। 119 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, 3996 यानी लगभग 4000 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है और फिलहाल अच्छा खासा नुकसान इनको स्टॉक में होता हुआ। BML लगभग 4000 की खरीद, विवेक क्या करना चाहिए? देखिए अब कंपनी तो फंडामेंटली बढ़िया है, इसके लिए इनको होल्ड करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। सीधी सी बात है। ये खामियाजा भुगतना पड़ता है जब हम लोग स्टॉक को चेस करके एकदम ऊपरी स्तरों पे ले, तो जिस हिसाब से डिफेंस और रेलवेज बढ़ रहे थे, काफी लोग आज उसमें फंसे हुए पड़े हैं। तो यही उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल है ये BML का भी 3009 में लेके आज 3200 चल रहा है। तो समय दीजिए इसको। मुझे लगता है कि आपको 6 महीने से लेके 9 महीने लगेंगे इसको रिकवर करने में, लेकिन आ जाएगा। मतलब आपको लॉस बुक करने की जरूरत आपका स्टॉक पे। बढ़ते आगे, सविता रंधावा हैं और इनका सवाल जी एंटरटेनमेंट पे है। 100 शेयर हैं, 176 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। कुणाल बताइए, जी एंटरटेनमेंट क्या करना चाहिए? 176 की खरीद है। वेल जो व्यू है थोड़ा सा डाइसी है। 152 का एक काफी अच्छा सपोर्ट है। लेट्स से सिर्फ 150 का सपोर्ट हम यहाँ पे पकड़ के चलते हैं। स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे दिया है। अगर इस बार अगर 150 ब्रेक करता है तो नीचे में 138 से लेके 117 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मैं कहूंगा अगर 150 ब्रेक होता है तो प्लीज इसमें से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद 117 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक खास रणनीति आपके सामने रखते हुए कुणाल, भारत चौरसिया हैं, पावर ग्रिड पे राय जानना चाहते हैं। 186 की खरीद है, 266 स्टॉक इनके पास इस वक्त हैं। अच्छा खासा मुनाफा इनको होता हुआ, अच्छी लेवल पे और अच्छी क्वांटिटी में इन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट किया। विवेक, पावर ग्रिड लगातार हम इस पे नजरिया देते रहे हैं, लेकिन जिन लेवल्स पे इन्होंने खरीदारी की है, यहां से आप क्या रणनीति रखेंगे? देखिए प्रशांत, आपने सही कहा। कई बार हम अपनी बात हो चुकी है स्टॉक पे, और मेरा नजरिया पावर सेक्टर पे अभी भी बुलिश है। ये नहीं कि एक ब्लैंकेट बाई है सारी पावर कंपनीज पे, लेकिन जो कंपनीज लाइक उदाहरण के लिए पावर ग्रिड है, NTPC है, मुझे लगता है कि ये सारी कंपनीज आगे चल के और भी अच्छी करेगी। और इनफैक्ट सुबह भी मैं एक आपके गेस्ट, नाम याद नहीं आ रहा है, तो सुन रहा था कि कैसे खपत पावर की देश में ऊर्जा खपत बढ़ने वाली है। तो हाँ, गौरव शाह बोल रहे थे। तो मुझे लगता है कि यही यही मेरा मानना है कि काफी खपत यहाँ से बढ़ेगी और अगले कुछ सालों में अपनी पावर डिमांड भी डबल हो जाएगी। तो ये स्टॉक तो आपको रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, और मौका होगा अगर कोई भी डिप मिले ताकि आप नया बाई भी कर सको। एक बार फिर से लाइव जो दर्शक हमसे पूछ रहे हैं यूट्यूब पर, उनके ले लेते हैं। आनंद बहेती हैं और ये IOC पे राय चाहते हैं। 70 रुपए की खरीद है और 625 स्टॉक का IOC के इन्होंने लिए हैं। शानदार स्तर पे इन्होंने एंट्री की हुई है IOC में। एक और सवाल इनका स्पाइस जेट पे भी है। 48 रुपए की खरीद है और 1400 स्टॉक हैं स्पाइस जेट के। तो स्पाइस जेट और IOC, इन दोनों पर नजरिया। विवेक, आपसे ही राय जानना चाहेंगे। IOC की खरीद 70 रुपए, स्पाइस जेट 48 रुपए। देखिए IOC तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए।
क्यों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिस हिसाब से आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल सारी केपेक्स बढ़ाने में लगी हुई है, मुझे लगता है कि इनका बिजनेस काफी इम्प्रूव होगा आगे चल के। तो स्टॉक काफी मतलब बहुत रन अप दिखा चुका है आपके भाव करीब खरीदारी के भाव से तो मतलब लगभग 80% 100% ऊपर है। लेकिन लॉन्गर टर्म में ये स्टॉक अभी भी अच्छा करेगा, आपको होल्ड करना चाहिए। अब स्पाइस जेट का तो डिस्क्लोजर ये है प्रशांत कि मैंने आज भी कुछ टिकट्स बुक किए, लेकिन शेयर लेने की हिम्मत नहीं है। तो शेयर बुक नहीं करता हूँ, टिकट बुक कर लेता हूँ। तो ये नज़रिया आपके स्टॉक पे। और एक आखिरी सवाल जो है वो हम लेने की कोशिश करते हैं अनिल। हाँ, चलिए, समय कम है इसलिए हम इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे। अब चलते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर, कमाई का वीआईपी सेगमेंट। तो समय कम है इसलिए विवेक और कुणाल, आप दोनों के पास फटाफट से आएंगे। कुणाल, पहले आपके पास, फटाफट से बताइए आपकी वीआईपी पिक। कल वीआईपी पिक में 2 स्टॉक, पहला अपोलो टायर 520 के साथ खरीदारी करके चले, 550 575 2 टारगेट। दूसरा जेबी केमिकल 1510 के एसएल के साथ खरीदारी करनी है, 1630 1710 2 टारगेट। सर, अपोलो टायर्स ये पसंद आता हुआ कुणाल को। बढ़ते हैं विवेक के पास। विवेक, आपकी पसंद क्या है, क्विकली बताइए। हाँ, प्रशांत केसीपी लिमिटेड रहेगा। इस पे हमने पहले भी चर्चा करके मुनाफा किया हुआ है। कंपनी हॉस्पिटैलिटी, शुगर, इंजीनियरिंग और पावर सब सेक्टर में है, तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये अच्छा करेगा। शॉर्ट टर्म आपका एक 220 230 टारगेट रख सकते हो, और उससे लंबा भी एनीवे जब उधर आएगा तो वापस बात कर लेंगे। तो विवेक जी की पसंद केसीपी लिमिटेड, यहाँ पर लक्ष्य और लेवल्स भी आपको बता दिए गए। फिलहाल इस चर्चा में हम यहीं पे रुकेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों का जवाब आपको मिला हो। अपने दोनों एक्सपर्ट्स का, विवेक और कुणाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम करेंगे। और इतने ही सवालों को शामिल कर पाएं, लेकिन हम आगे भी आपके सवालों को शामिल करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।